बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, आज पहली बार सिंध से एक बड़ी अच्छी खबर है और वो ये कि ऑटोमोबाइल सनत को फ़रोग देने के लिए ज़िला ठट्ठा में ऑटो जोन प्रोजेक्ट कायम किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की तरफ से तरक्याती मंसूबे लाए जाना एक बड़ी खुशाइंद बात है। इस पर बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी ने। जबकि दूसरी कहानी में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन बनेगा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जी हाँ, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती पर नई कानूनी और आईनी बहस छिड़ने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की 5 साल मुद्दत मुकम्मल हुए 21 दिन हो गए हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए मुशावरती अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा खसूसी फ़हीम अख्तर। जबकि एक और अहम खबर बलोचिस्तान से है, जहां पर कोयटा सिविल अस्पताल में लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की माली बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने 5 बरसों के दौरान की गई माली बेकायदगियों का भांडा फोड़ दिया है। इस पर बात करने के लिए कोयटा से हमें ज्वाइन किया है गजनफर ने। तो नाजरीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। तो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट की जानिब से सिंध हुकूमत को सिफारिश की गई थी कि सिंध में कराची कारोबारी शख्सियात ऑटो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कायम करना चाहते हैं और सिंध हुकूमत उन्हें तमाम तर सहूलियात और अराजी फराहम करे। मंसूबे से सिंध के मुआशी हालात पर मुस्बत असरात होंगे, जो कि खुशाइंद बात है, मगर अराजी फराहम करने के हवाले से तकनीकी मसाइल का सामना है और वो ये है कि अदालत की जानिब से सरकारी अराजी की मुंतकली पर कई बरसों से पाबंदी आयद है। अब देखना ये है कि सिंध सरकार कितने अरसे में अदालत से रुजू करके सनती तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे या फिर एज यूजुअल वही रवायती बेहिसी के जरिए ये मंसूबा भी नाकाम बना दिया जाएगा। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद हैं मंसूरी साहब। मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये सिंध में मंसूबा होने जा रहा है? देखिए मिस फरजाना, आपने जैसे पूछा कि क्या सिंध में ये मुमकिन है, तो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि सिंध में मुमकिन है और अच्छी सनतें लग सकती हैं, अच्छा माहौल है। अच्छा। और सिर्फ मसला इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा रहा है और थोड़ा बहुत अमन अमान का भी रहा है, वो भी अब काफ़ी बेहतर है, जिस वजह से पाकिस्तान कार एंड मशीनरी जोन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरख्वास्त किया गया कि हमें 1000 एकड़ सिंध गवर्नमेंट से दिलाएं ताकि हम नई जो ऑटोमोबाइल है वो सनत वहाँ कायम करना चाह रहे हैं, वहाँ एक जोन कायम करना चाह रहे हैं जहाँ पर कारें भी बनेंगी और मशीनरी भी बनेगी। तो वज़ीर आज़म सेक्रेटरी की जानिब से 2-3 मीटिंग के बाद सिंध हुकूमत को कहा गया कि इनसे आप मिलें, इनके जो मसाइल हैं वो सुने, इनको ज़मीन दें, इनको फैसिलिटेट करें। ठीक। तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से उनकी टीम ने इनसे मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद वज़ीर आला ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहा कि आप देखें कहाँ ज़मीन अवेलेबल है जहाँ हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि 1000 एकड़ ज़मीन कोई थोड़ी ज़मीन नहीं है। बिल्कुल। तो फाइनली 2-3 इन मुलाकातों के बाद जाके पता चला कि ठट्टा में जुंगशाही के मकाम पे काफ़ी ज़मीन मौजूद है और वो ख़ास तौर पर जुंगशाही और झंपीर जो है विंड कॉरिडोर में है और वहाँ काफ़ी ज़मीन है। तो 1000 एकड़ ज़मीन वहाँ पर इनको बताया गया, तो ये लोग राज़ी हुए। लेकिन इनका कहना ये था कि इस वक्त मार्केट रेट इस जगह की जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए है, तो आप हमसे इतना लें। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फिर एक कमेटी बनाई गई कि वो असेस करे, वो देखे कि इस एरिया में वाकई इस ज़मीन की कीमत इतनी है या ज़्यादा है। तो उस कमेटी ने असेस करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद गवर्नमेंट को बताया कि नहीं, इससे ज़्यादा है और कम से कम भी 4 लाख एकड़ है। अच्छा। दे सकते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फिर समरी तैयार की गई वज़ीर आला के लिए कि हाँ, इनको 4 लाख एकड़ पे 1000 एकड़ ज़मीन दिया जा सकता है। ठीक है। वज़ीर आला साहब ने समरी देखने के बाद इसको कहा कि आप सिंध काबीना में ले आए। तो जनवरी में जो सिंध काबीना का इजलास हुआ, वहाँ अच्छा खासा उस पर डिबेट हुआ। फिर लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको फ़िलहाल हम नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट सिंध की जानिब से एक फ़ैसला आया था 1 साल कबल कि गवर्नमेंट की जो भी ज़मीन होगी वो किसी को आप ऐसे अलाट नहीं करेंगे, आप ऑक्शन करेंगे। अच्छा। ऑक्शन की सूरत में जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आएँ। अब वज़ीर आला साहब और दीगर उनकी टीम ने कहा, देखिए ये तो कोई आम ऑक्शन वाली ज़मीन तो है नहीं,
ये तो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए मुल्क के लोगों को नई नई गाड़ियाँ मिलें। तो उस पर फिर आखिर फैसला ये हुआ कि जो अदालती टीम है सिंध की वो जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाके रुजू करके उनसे इजाज़त लेगी। उसके बाद ही इजाज़त लेने के बाद ही फिर इनको ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये मामला अभी 1-1.5 माह के लिए मौखर हो गया है, लेकिन ये होना है क्योंकि वज़ीर आला ने फिर कहा भी है, क्योंकि मिनट्स में लिखा गया है कि वज़ीर आला ने कहा कि इसको जितना हो सके जल्द दोबारा सिंध काबीना में लेकर आएँ। अच्छा मंसूर, आपके ख्याल में, आपसे अगर मैं पूछूं तो ऑटोमोबाइल प्रोसेसिंग जोन बन जाने से मुल्क में गाड़ियों की सनत में बेहतरी आ सकती है, या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं ये एक सुहाना ख्वाब ही होगा? नहीं, देखें मुल्क में आप देखें कि बाहर से कितनी गाड़ियां आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो मुल्क में अभी सनतें मौजूद हैं जहां से गाड़ियों की पैदावार आ रही है उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो मुगेरी साहब ये बताएं कि सिंध में अमनो अमान के मसाइल भी हम देखते हैं कि काफ़ी हैं। हाल ही में चाइनीज़ भी अमनो अमान की शिकायत लेकर अदालत गए थे। तो ये ऑटोमोबाइल सन्नत वो भी ठट्ठा के मुकाम पर कायम होगा, अमनो अमान का क्या होगा फिर? देखिए बात आपकी वजह है, पूरे सिंध में इस वक्त जो ख़ास पर रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर कच्चे के एरिया में डाकूज़ का इशू है, जहाँ ऑपरेशन चल भी रहा है। पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वहाँ काम कर रहे हैं। कराची में अगर आप 5-10 साल को छोड़ दें, पीछे चले जाएं 20-30 साल तक, तो क्या सूरत हाल थी? कराची में लोग घूम नहीं सकते थे, बस जो है ना ख़त्म किए जाते थे, इमारतों को आग लगाया जाता है। जिन्होंने अमन अमान कायम करना था उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जब डंडा उठाया तो उस डंडे के नतीजे में आज कराची पीसफुल है। तो ठट्टा इतना दूर नहीं है, ठट्टा कराची से ज़्यादा पीसफुल है। और यहाँ पर जिस जगह पर का सिलेक्शन किया गया है तो मुझे नहीं लग रहा कि अमन अमान का कोई ख़ास प्रॉब्लम होगा। तो ये अच्छी जगह है ठट्टा, बहुत यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे गैर मुल्की जो यहाँ आकर काम करेंगे वो पुरअमन तरीके से कर सकेंगे। जी हाँ, कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जिस तरह से कराची के या सिंध के दीगर अमन अमान के मामले से जिस तरह से गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी इदारों ने उनके साथ सपोर्ट करके किया है, अगर यही सिलसिला रहे तो यकीनन ये जो सनती जोन है गाड़ियों वाला ये बहुत कामयाब रहेगा। और क्योंकि कराची में बहुत ट्रैफिक भी है, ये कराची से हट के है, तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर, तो करीब है। तो यहाँ पर ये अच्छा होगा। इससे ये होगा कि ठट्टा में एक नई अच्छी तरक्की हो जाएगी और लोगों के रोज़गार के मौके भी हो जाएंगे। अच्छा मुगेरी साहब, सवाल आपसे मेरे दिमाग में अटका हुआ था, पहले करने वाली थी, लेकिन ये बताएं कि जैसा कि आप बता रहे हैं ऑटोमोबाइल प्रोसेसिंग जोन वालों को 4 लाख फी एकड़ पर 1000 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। 4 लाख एकड़ ज़मीन सस्ती नहीं है क्या? क्या ऐसे तो नहीं कि वो ज़मीन बंजर थी जिसकी वजह से कम कीमत लगाई गई है? देखिए ये जो ज़मीन है, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि 4 लाख तो कोड़ियों के दाम वाली ज़मीन है। पहले इन्होंने जब अरबों को दिया था वहाँ पर ठट्टा के मकाम पे, तो वो लाखों में नहीं दिया था, सैकड़ों में या 1000, 2000, 4000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से दिया था। अच्छा। ये वो ज़मीन है ठट्टा की इस एरिया में जहाँ पर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर कास्ट नहीं हो सकती है। ख़ास तौर पर जो हिल एरियाज़ हैं उस एरिया का है। यहाँ पर 4 लाख वैसे है तो कम, लेकिन सिंध गवर्नमेंट चाहती होगी कि हम इनको भगाएं ना, हम इनको दें, ज़मीन दें, ताकि एक बार पैसे तो नहीं लेना ना इनसे। आप मुर्गी से एक बार अंडा नहीं लेना चाह रहे हैं कि भली यहाँ आ जाए। काबिल काश्त नहीं थी। जी हाँ, वो काबिल काश्त नहीं है, जिस वजह से सस्ते दामों दे रहे हैं। अगर काबिल काश्त ज़मीन होती तो ये मुमकिन नहीं है कि इनको ये इतने सस्ते दामों ये ज़मीन देते। बिल्कुल, अभी भी कोड़ियों के भाव देने के वाला हाल है मुगेरी साहब। अभी भी कोड़ियों के दाम वाला हाल ज़रूर है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर सनतें लगें, लोगों को रोज़गार मिले, ताकि लोग, क्योंकि सिंध में सबसे बड़ा डिमांड जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से क्या है कि हमें नौकरियाँ दें, हमें नौकरियाँ दें। नौकरियों पे हमने 2 बार स्टोरियाँ भी की हैं कि अभी भी 2.5 लाख गुंजाइशें खाली है। लेकिन 2.5 लाख लोगों को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो फिर आपके पास डेवलपमेंट का पैसा नहीं रहेगा। आपने जितने लोन लिए हैं उन लोनों को वापसी के लिए आपके पास पैसे नहीं होगा, सरकार चलाने के लिए मुश्किलात होंगी।
हमने ये भी देखा है कि सिंध में सनती जोन मसाइल का शिकार हो जाते हैं, फिर सनतें बंद हो जाती हैं। वो जिसकी मिसाल नूरियाबाद की लें कि लगी हुई काफ़ी सनतें वहाँ पर बंद हो गई थी, तो क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं पेश आएगी? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पे सनतें लगी और लॉ एंड आर्डर समेत ज़मीन पे जो दीगर मामलात हैं, जो माफियाज हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, उन्होंने लोगों को तंग करना शुरू किया, जिस वजह से सनतें लगी हुई सनतें बंद हो गई या लग न सकी। तो नूरियाबाद जो सनती जोन है, सुपर हाईवे मोटरवे पे हैदराबाद कराची के रास्ते में है, वहाँ पर इसी मकसद के लिए ये जोन कायम किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर लॉ एंड आर्डर को सही तरीके से नहीं देखा गया, जिस वजह से बहुत सारी सनतें बंद हो गई और बहुत सारी ऐसी सनतें लोगों ने ज़मीनें और प्लाट ले रखे हैं लेकिन वहाँ सनतें नहीं लगा रहे हैं। तो ये नूरियाबाद वाला जो मॉडल है वो यहाँ नहीं चलेगा। तो अभी से सिंध गवर्नमेंट को एक प्लानिंग करनी होगी कि ये जो ऑटोमोबाइल सनत के लिए ज़मीन दे रहे हैं जुगशाही में 1000 एकड़, वहाँ पर स्पेशल जोन के लिए स्पेशल पुलिस तैनात करनी पड़ेगी, स्पेशल एफर्ट्स इनको लेने पड़ेंगे, वरना फिर नूरियाबाद का हाल ही होगा। अल्लाह करे कि ये इसका हाल नूरियाबाद वाला ना हो, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बेहतरीन होगा। मुल्क में आप नई गाड़ियाँ लेके आए, आप समझते हैं कि कामन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुगरी साहब, हम तो बहुत खुश होते हैं जब कराची में कोई ऐसा अच्छा मंसूबा शुरू होता है, साथ में हम दुआ भी करना शुरू कर देते हैं कि खुदारा ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल ज़रूर हो जाए। तो इसी मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए अगर हम हुकूमत की बात करें तो सिंध सरकार ने क्या प्लानिंग की है ताकि सनती जोन को नाकामी से बचाया जा सके? देखिए, मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने अभी जाहिर तो नहीं किया है, लेकिन यकीनन उनके पास अच्छा प्लान होगा। वो चाहते हैं कि नई सनतें लगे, नए सनती जोन भी बने। हालांकि लाड़काना में सनती जोन बनाया गया, अभी तक डेवलप नहीं हो सका। खैरपुर में सनती जोन है, मिट्टी में सनती जोन है, बहुत सारी 7-8 शहरों ज़िलों अजला में सनती जोन है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। सनतें नहीं लगी सिर्फ लॉ एंड आर्डर की वजह से, और दीगर आप जो एलाइड फैसिलिटीज़ है वहाँ पर मुहैया नहीं कर सके। लेकिन इसके लिए सिंध गवर्नमेंट सीरियस है। क्योंकि वज़ीर आला साहब ने जिस तरह से इनसे जल्दी में मीटिंग्स तय की हैं, हालांकि 1.5-2 साल अब भी लग चुके हैं, इतने जल्दी में भी 1.5-2 साल लग चुके हैं। और अभी तक मामला अब कोर्टों से अब देखना ये है कि साहब मतलब जल्दी है। यहाँ 1.5-2 साल समझो कि जल्दी है, नहीं तो 8 और 10 सालों में मंसूबे पड़े हैं, ऐसे रुल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मुगीरी साहब फिर क्या किया जाएगा अगर ये मंसूबा भी अगर रुक जाता है? अव्वल तो दुआ यही है कि ये काफ़ी कामयाब हो और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा भी होगा, आवाम को भी फ़ायदा होगा। तो इसके लिए फिर क्या किया जाएगा, किस तरह से इसको स्टार्ट किया जाएगा, इसका आगाज़ किस तरह से किया जाएगा? मेरे ख्याल में इसके पीछे जो SIFC वाले हैं, क्योंकि इसमें मिनट्स में जिक्र किया गया कि SIFC की मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर सेक्टर इसको मॉनिटर कर रहा है, उनसे हिदायतें आ रही हैं, तो उसके आने की वजह से ये इस तरह नहीं होगा। इसका अच्छा प्लान होगा और अच्छा प्लान बना सकते हैं और बनाना भी चाहिए, ताकि ये एक बहुत बड़ा सनती जोन यहाँ पर लग जाए, यहाँ पर नई गाड़ियाँ बने। कितना वक्त दरकार होगा इस मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए? देखिए, अब देखना ये है कि इनकी जो लॉ टीम है उसमें कितना हिम्मत है, उसको कितने बुर्दबारी से, कितने जुस्तजू से, कितने एक्टिवनेस से जाके अदालत से रुजू करते हैं, अदालत से इजाज़त लेकर जो है इनको 1000 एकड़ देते हैं। जब तक अदालत से ये इजाज़त नहीं लेंगे, जब तक ये अगर देते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि जो सनतें लगाएंगे वो कहेंगे हम गैर कानूनी काम करें, पैसे भी खर्च करें और गैर कानूनी काम करेंगे। साहब, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे, शॉर्ट आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाह रही हूँ कि आखिर अगर ये सनत बन जाती है, ये वर्किंग में आ जाती है, तो गाड़ियाँ जो कितनी लागत में बनेंगी और कितना बेनिफिट होगा गाड़ियों की कीमत को कम आने में? देखिए, मैंने इस पर मुख्तलिफ जो सोर्सेस है उनसे बात की। उनका ख्याल है कि महीने में हज़ारों की तादाद में गाड़ियां बनेंगी। अब देखना यह है कि आया कितनी सनतें यहाँ पर लगती हैं, कौन कौन सी कंपनियाँ ये सनतें लगा रही हैं, वो छोटे कारखाने लगा रहे हैं या बड़े कारखाने लगा रहे हैं। अगर बड़े यूनिट लगेंगे तो ज़्यादा गाड़ियाँ बनेंगी,
और होगा क्या कि कम से कम भी 30-40% जो है, मैं सुन ये रहा हूँ कि कीमतें कम होंगी। जो अभी गाड़ियाँ मौजूद हैं मार्केट में, जिसकी भी उससे 30-40% ये कीमतें कम पे देंगे। इस वजह से ये इनका ज़ोर ज़्यादा है कि ये प्रोसेसिंग जोन जो है ये बन जाए, जहां पर ये ऑटोमोबाइल सनत जो है कायम हो जाए। कोशिश बहुत अच्छी है, बहुत इनिशिएटिव लेने जा रही है सिंध हुकूमत नाजरीन, और हमारी दुआ है कि ये जो ऑटोमोबाइल प्रोसेसिंग जोन बनने जा रहा है ये जल्द अज जल्द बन जाए और इसके साथ साथ हमारी आवाम को भी बहुत से फ़ायदे हासिल हों। नाजरीन आपको बताएं कि सवाल अब ये है कि कौन बनेगा नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जी हाँ, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती पर नई कानूनी और आईनी बहस छिड़ने का इम्कान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की 5 साला मुद्दत मुकम्मल हुए 21 दिन हो गए हैं और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए मुशावरती अमल ताहाल शुरू ही नहीं हो सका है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने काम जारी रखा हुआ है। वजीर आजम की तरफ से अपोजिशन लीडर के साथ तैनातियों के लिए मुशावरत शुरू होनी है। मजीद इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर। फ़हीम, सबसे पहले तो हमें यह बताएं कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती का तरीकाकार क्या है? बहुत शुक्रिया फरजाना। 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्योंकि एक इजाज़त दी गई थी कि जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती नहीं होती तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो काम करते रहेंगे, लेकिन 26 जनवरी 2025 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर सिंध निसार दुरानी और जो मेंबर बलोचिस्तान है शाह मोहम्मद जतोई, ये अपनी 5 साला जो मुद्दत है वो मुकम्मल कर चुके हैं। ताहम अब जो ग्रेस टाइम है 26वीं आईनी तरमीम का, उसके तहत ये काम किए हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि माजी में जब बानी पीटीआई वजीर आज़म थे और उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तैनाती का प्रोसेस शुरू हुआ था, तब जो इस वक्त हुक्मरान जमातें हैं इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था और ये कहा था कि जो हुकूमत है वो प्रोसेस शुरू नहीं कर रही, वो प्रोसेस को ताख़ीर कर रही है। एक अहम इदारा है इलेक्शन कमीशन और वो गैर फ़ाल है। लेकिन अब मौजूदा जो हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थी उस वक्त तो ये अदालतों में गई थी, लेकिन अब इस बात को 21 दिन हो चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर 5 साल मुद्दत पूरी कर चुके हैं, लेकिन इनकी तैनाती के लिए प्रोसेस शुरू नहीं किया जा सका। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट और कौमी असम्बली की तरफ से खतूत भी लिखे गए और उसके जवाब में स्पीकर ने कहा कि मैंने अपोजिशन और वजीर आज़म को ख़त लिख दिया है और नामजदगी मांगी है पार्लिमानी कमेटी के लिए। लेकिन अभी तक 21 दिन हो चुके हैं, अभी तक ना तो ये ख़त चेयरमैन सेनेट ऑफिस को मिला है, ना ही अपोजिशन लीडर को मिला है, तो प्रोसेस शुरू नहीं हो सका। अच्छा, अब तरीकाकार क्या है? तरीकाकार बड़ा वाज़ेह है क्योंकि 21 दिन गुजर चुके हैं, तो क्या इसकी कोई लिमिटेशन होती है ग्रेस टाइम की? देखिए, ग्रेस टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो वजीर आज़म और जो अपोजिशन लीडर हैं इनके दरमियान मशावरत का अमल शुरू होना है और इन दोनों के दरमियान जो मशावरत होगी वो वजारत पार्लिमानी अमूर के जरिए होगी। अच्छा। और अगर इन वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान की मशावरत का अमल किसी मानी खेज नतीजे तक पहुँचता है या इत्तफाक़ी राय हो जाता है तो फिर ये 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और अगर इत्तफाक़ी राय नहीं होता तब एक एक पोस्ट के लिए 3-3 नाम जो हैं वो वज़ीर आज़म भिजवाएंगे और 3 नाम भिजवाएंगे अपोजिशन लीडर। और पार्लिमानी कमेटी की जो तश्कील है वो स्पीकर ने करनी है, स्पीकर कौमी असम्बली ने करनी है। 12 मेंबरान के ऊपर मुश्तमिल ये कमेटी होती है। इस कमेटी में 6 मेंबर्स हुकूमत से होंगे और 6 मेंबर्स अपोजिशन से होंगे। 8 मेंबर्स का ताल्लुक सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि हुकूमत तैनातियों के लिए मुशावरत का अमल क्यों शुरू नहीं कर रही है? कौन सी चीज़ है जो आड़े आ रही है? देखिए, बहुत बड़ी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह जिसे आप कह सकते हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत को और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को काफ़ी ज़्यादा तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि फेवर्स मिलती हैं और 3 अहम चीज़ें इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पेंडिंग है। सबसे बड़ा मामला जिसे मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की इंटर पार्टी इंतखाबात का है। उसको तकरीबन साल होने वाला है लेकिन वो अभी तक तय नहीं किया जा सका। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के हवाले से सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल कोर्ट का आर्डर था वो भी अमल दरामद इसके ऊपर नहीं किया जा सका, और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो हैं वो भी काम कर रहे हैं और कई हलकों के अंदर कुछ फैसले हो भी रहे हैं, लेकिन ये मामला भी मौजूदा इलेक्शन कमीशन देख रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत नहीं चाहेगी कि ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है वो तब्दील हो, और यही वजूहात हैं कि वो हुकूमत मुशावरत का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं कर रही, ना ही स्टार्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक अहम और बड़ा जो इदारा है। अगर पार्लिमानी कमेटी भी इत्तेफाक राय नहीं कर सकती है तो फिर क्या रास्ता इख्तियार किया जाएगा और सेफ साइड क्या होगी जिसे इख्तियार किया जाएगा? देखिए, पार्लिमानी कमेटी अगर तय नहीं कर पाती तो ये मामला लटका रहेगा। इन द एंड पार्लिमानी कमेटी ने ही डिसाइड करना है, क्योंकि जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया गया था पहले पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तब भी इत्तेफाक राय नहीं हुआ था। तो फिर पीटीआई की जानिब से अज खुद उन्होंने अपने हुकूमती जो नामजदगियां थी उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान तैनात कर दिया था। जो उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा खान, तो उन्होंने ओथ लेने से इनकार किया था। फिर ये मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने दोबारा डायरेक्शंस दी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को। तो फिर इन द एंड जो इत्तेफाक की राय है वो पैदा किया गया था। तो अभी भी यही तरीकाकार है। ताहम आइन के आर्टिकल 2154 215(4) के तहत इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए 45 दिन का वक्त रखा गया है, और तहरीक इंसाफ के ज़राए का ये बताना है कि अब पीटीआई जो है वो अज खुद अगर वजीर आजम की तरफ से मशावरत का सिलसिला शुरू नहीं किया जा रहा तो फिर तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब कौमी असम्बली में, वो अब हुकूमत से राब्ता करेंगे और उनको कहेंगे कि मशावरत का अमल शुरू करें। अगर फिर भी मशावरत का अमल शुरू नहीं किया जाता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2154 के तहत किसी हाई कोर्ट से वह रुजू करेगी और अदालत से ये डायरेक्शंस लेकर हुकूमत को कहेगी कि इसके ऊपर मशावरत का अमल जो है इससे पहले पीटीआई की जानिब से इस पर कोई काम किया गया है, कोई कोशिश की गई है इस हवाले से? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले जो अपनी पार्टी है उनसे नामजदगियां मांगी गई हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मौजू नाम बताएं। मेंबर सिंध और मेंबर बलोचिस्तान के लिए भी नाम मांगे गए। उसके बाद जब अपोजिशन का अलायंस बना जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात भी शामिल थी, जेयूआई के सरबराह खुद भी मौजूद थे और बाकी भी अपोजिशन की जमातें मौजूद थी, उधर भी ये बात डिस्कशन की गई थी और यह कहा गया था कि तमाम जमातें जो हैं वो नाम दें और मुतफिका तौर पर जो अपोजिशन है वो नाम तजवीज़ करेगी। तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से क्या इस हवाले से कोई नाम सामने आए अभी तक? देखिए, जो नाम सामने आए हैं वो उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन एक हुकूमती ज़राए से ये चीज़ सामने ज़रूर आई है कि क्योंकि अगर आप देखें जो क्राइटेरिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कम से कम जो उम्र है वो 68 साल होनी चाहिए, 68 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर है उसकी उम्र कम से कम 65 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, ये इस वक्त 66 साल से कम हैं। तो हुकूमत की जानिब से ये अटेम्प्ट की जा रही है कि इनको दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए हुकूमत की तरफ से नामजद जो है वो किया जाए, लेकिन इनकी राह में एक चीज़ रुकावट है, लेकिन एक इनको चीज़ फेवर भी करती है। वो फेवर ये करती है कि आइन के अंदर दोबारा टर्म के लिए किसी चीज़ की कोई कदगन नहीं है और ना ही इसको मेंशन किया गया है, लेकिन आइन के आर्टिकल 2162 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान हैं वो अगर ओहदा अपना मुकम्मल कर लेते हैं, 5 साल मुद्दत मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर वो 2 साल तक किसी प्रॉफिटेबल ओहदे के ऊपर या किसी सरकारी ओहदे के ऊपर नहीं आ सकते। तमाम इस चीज़ को भी तय किसने करना है? इसको तय करना है जब आइनी और कानूनी बहस छिड़ेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ये मामला जाता है, तो फिर वहां पर जो आइनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन कर रहे हैं उनके पास ये मामला जा सकता है। तो ये मामला इधर भी एक पहलू है, इसका लटक सकता है। अगर दूसरी जानिब हम देखें जो पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी की अगर कमेटी की हम तश्कील को देखें तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके अंदर भी एक रास्ता निकल सकता है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाने के लिए या फिर किसी और को हुकूमती मेंबर को लाने के लिए, और अपोजिशन भी ऐसी काम कर सकती है। वो जो कमेटी की तश्कील है उसमें जो 6 मेंबर हुकूमत के होंगे उसमें जो मुस्लिम लीग नून है उसके 3 मेंबर्स होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 मेंबर्स होंगे और MQM पाकिस्तान का 1 रुकन होगा। इसी तरह के अपोजिशन को देखें तो 5 मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे और 1 मेंबर जो होंगे वो जमीयत उलमा इस्लाम से होंगे। तो JUI और वफाकी हुकूमत के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के दरमियान भी हमने देखा
कि उनकी वर्किंग रिलेशनशिप बनी और अब पीटीआई के साथ भी उनकी वर्किंग रिलेशनशिप है। तो जेयूआई की तरफ से जो अपोजिशन इत्तेहाद की मीटिंग होती है तो उसमें ये तजवीज़ दी गई थी कि देखिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो उसको तजवीज़ किया था और उनको फिर अपोजिशन ने मान लिया था। तो माजी में आपने जिन जिन की तैनाती की है वो आपके ही खिलाफ हुई है। अब हमें अपोजिशन को उन्होंने तजवीज़ दी कि हमें हुकूमती नामों का इंतजार करना चाहिए। हुकूमत की तरफ से अगर कोई सूटेबल नाम आ जाता है तो फिर उसके ऊपर मशावरत की जा सकती है। तो जेयूआई का बड़ा कलीदी किरदार होगा फरजाना कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनवाना है, किसको इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनवाना है। पीटीआई भी अगर चाहे तो जेयूआई के जरिए पीपल्स पार्टी या फिर एमक्यूएम के साथ भी बात करके ये भी अपनी तरफ से ला सकते हैं। अच्छा फहीम, आपने बताया कि नए इलेक्शन कमीशन की तैनाती में सबसे ज्यादा अहमियत इस वक्त जेयूआई की है, तो जेयूआई जो है वो इस मामले को कितना आसान कर सकती है और कितना मुश्किल बना सकती है? देखिए जेयूआई का जो वोट है वो इस सारे मामले में आप यूं कह सकते हैं कि वो ट्रम्प कार्ड है। अच्छा। जेयूआई का मेंबर जिसको वोट देगा इलेक्शन कमीशन तैनात हो जाएगा, और अगर जेयूआई का मेंबर अपोजिशन के साथ खड़ा रहता है तो फिर तैनाती नहीं हो सकेगी, और अगर जेयूआई का मेंबर हुकूमत के साथ चला जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सीट नहीं मिलेगी। तो हो सकता है कि जमीयत उलमा इस्लाम से जिस तरीके से हुकूमत जैसे ही वो अपोजिशन अलायंस की मीटिंग में जाते हैं तो फिर अगले 1-2 रोज़ बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वो अपोजिशन के पास मौलाना फजल रहमान चले जाते हैं। तो इसलिए मौलाना फजल रहमान की बड़ी अहमियत है, उनकी जमात के एक वोट की बड़ी अहमियत है। पहले भी जब पिछला इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया था तो फिर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जो जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्ला हैं उनकी नामजदगी भी जेयूआई ने ही की थी। वो उनके नामजद करदा जो है वो उम्मीदवार थे तो वो बन गया इलेक्शन कमीशन के मेंबर। अभी भी हो सकता है कि जेयूआई लेकिन फहीम बड़ा ही अहम सवाल यहाँ पर उठता है जो शायद मेरे दिमाग में ज्यादा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जिस तरह से अपोजिशन की जानिब से नए इंतखाबात की डिमांड की जा रही है लेकिन आप जो है चीफ इलेक्शन कमीशन उसको तैनात ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या अगर इन नए इंतखाबात की जानिब चले जाते हैं तो फिर किस तरह से देखा जाएगा उन इंतखाबात को? देखें फिर तो कोई जिस तरीके से 12वें इंतखाबात का हाल हुआ है, 8 फरवरी के इंतखाबात का हाल हुआ है, तो कोई भी इसको तस्लीम नहीं करेगा। अपोजिशन की जो बिलखसूस पीटीआई है या फिर जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं जो कि इस वक्त तहरीक चला रही हैं वो इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, और हुकूमत दूसरी जानिब जो है वो नया इलेक्शन कमीशन तैनात करने के लिए मशावरत का अमल भी शुरू नहीं कर रही है। कायनी जिम्मेदारी है, कायनी ज़रूरत है। तो यही एक वजह थी जो कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये शक डाली गई थी कि जब तक नया इलेक्शन कमीशन नहीं आता तब तक मौजूदा काम करता रहेगा। और यही वजह है जब 2018 के इलेक्शन से पहले जब इंतखाबी इस्लाहात हुई थी फरजाना, तो उस वक्त एक शक शामिल की गई थी कि जो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स नहीं होंगे तो जो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा क्रिएट किया गया और ये कहा गया कि जो सीनियर मेंबर होंगे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे। तो वो प्रोविजन मौजूद थी। अगर कोई मेंबर नहीं है तो मेंबर की जगह के ऊपर ये काम किया जा सकता था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखने की वजह सिर्फ यही थी, वरना तो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज भी आइन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि जो सीनियर मेंबर होंगे वो एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर काम करेंगे। तो ये एक स्कीम थी कि इलेक्शन कमीशन को हमने मेंटेन रखना है, और अब वो नजर आ रही है कि 21 दिन हो चुके हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती है उसका प्रोसेस तक अब शुरू नहीं किया गया। और अब इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो 2 रोज़ पहले कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, तो उस इजलास में एक तो अपोजिशन लीडर खुद हुकूमत से रब्ता करेंगे और दूसरा किसी हाई कोर्ट से भी रुजू करके हुकूमत को इस तरफ लेके आना है कि इसका कम मशावरत। यानी कि पीटीआई की जानिब से ये बात सोची जा रही है कि वो अब कोर्ट में जाएं और इस मामले को वहां पर लेके जाएं ताकि ये मामला सॉर्ट आउट हो। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें फहीम इसमें जेयूआई का जो पीटीआई के साथ गठजोड़ होने जा रहा था, हमने अपने गुज़िश्ता हफ्ते की स्टोरी में ये बताया था, आपने हमें काफ़ी डिटेल्स दी थी इस हवाले से, तो वो गठजोड़ इसमें कितना जो है वो फ़ायदा देगा? देखिए जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने मंगल को अपोजिशन जमातों के एजाज़ में एक इशाये का एहतमाम किया, तो उसके अंदर ये बात वाज़े तौर पर जो है वो इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय किया गया या फिर यूँ के इत्तफ़ाक़ किया गया कि जमीयत उलमा इस्लाम भी वही काम करेगी जो पीटीआई या फिर बाकी अपोजिशन की जो जमातें हैं वो करेंगी, यानी कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर नाम देंगे
और हुकूमत के साथ इस वक्त उनके कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं। बिलखसूस आप यूँ कहें जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है उसके अंदर जो तरमीम की गई थी उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया था, सदर पाकिस्तान से रब्ता किया था, वज़ीर-ए-आज़म से भी रब्ता किया था, लेकिन इस मामले के ऊपर उनको जो है वो ज़्यादा उनकी बात नहीं मानी गई। फिर जो मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसका इतलाक़ इस वक्त वफाक के ऊपर है जो कानून साजी हुई थी, लेकिन सूबों के अंदर उसका इतलाक़ नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान बिल्कुल फ़हीम, देखा जाए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, हर बार इसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती जरूरी है, इस पर जल्द अज जल्द कोई ना कोई फैसला लेना होगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन जी, खबर है कोयटा से। सिविल अस्पताल में लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की माली बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने 5 बरसों के दौरान की गई माली बेकायदगियों का भांडा फोड़ दिया है। अद्वियात, ऑक्सीजन प्लांट और दीगर तिब्बी आलात की खरीदारी में बोगस अदायगियां और ज़रूरत से ज़्यादा की खरीदारी की निशानदही की गई है। रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई हुई या नहीं, और रिकवरी की क्या सूरत हाल है, मजीद क्या इंकशाफात किए गए हैं, इस ऑडिट रिपोर्ट जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि कोयटा के सिविल अस्पताल में 2 अरब की बेकायदगियां सामने आई हैं, ये किस मद में हुई हैं? जी बिल्कुल, कोयटा का मेन सिविल हॉस्पिटल है जहां पर तकरीबन सूबे भर से ही लोग इलाज के लिए यहां पर आते हैं और डेली इस हॉस्पिटल की ओपीडी में 1500 से 2000 पेशेंट जो है वो विज़िट करते हैं। बड़ा हॉस्पिटल है कोयटा का। 2017 से 2022 के दौरान जो है यहाँ पर 2 अरब से ज़ायद की बेकायदगियाँ सामने आई हैं, जिसमें 2 करोड़ 28 लाख रुपए की तो अदवायात मेन स्टोर से गायब हुई हैं इसमें, और इसके अलावा अदवायात की ख़रीदारी में भी 1 अरब 85 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। इस हवाले से भी निशानदही की गई है, जबकि दिल के मर्ज़ के लिए जो स्टंट इस्तेमाल होते हैं उसकी भी मशकूक ख़रीदारी बताई गई है। 3 करोड़ 17 लाख रुपए मालियत बताई गई है। अच्छा। यानी ये स्टंट ख़रीदे भी गए हैं या नहीं ख़रीदे गए, अगर ख़रीदे गए हैं तो किन पेशेंट्स को लगाए गए हैं इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और लोकल परचेज़ जो लोकल चीज़ें मार्केट से ली गई हैं उसमें भी 4 करोड़ के अखराजात किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की गैर ज़रूरी खपत जो है उसकी वजह से 6 करोड़ रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट के जो टेंडर्स हैं इसमें भी 1.5 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। इस हवाले से बलूचिस्तान असम्बली ने 2017 से 2022 की ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सुपुर्द की, जिसके बाद जो है ये तमाम पॉइंट्स जो है सामने आ सकें कि सिर्फ कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में 2 अरब रुपए की बेकायदगियाँ सामने आई हैं। तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का फिर ओवरऑल किस तरह से जो है वहाँ पर फ़ंड्स की बेतहाशा जो है वो बेज़ाब्तियाँ की गई होंगी। उस हवाले से जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन है महकमा। अच्छा गजनफर, फंड्स के साथ साथ ऑडिट रिपोर्ट में अद्वियात गायब होने का भी जिक्र किया गया है, तो ये क्या मामला है और कौन कौन सी अद्वियात हैं जो गायब हुई हैं? देखें, अदवायात जो है वो जो हॉस्पिटल्स में ख़रीदी जाती हैं उसमें मुख्तलिफ़ अदवायात हैं। जान बचाने की अदवायात भी हैं, सांप के काटने और जो है दीगर डॉग बाइट के हवाले से इंजेक्शन वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म की अदवायात ख़रीदी जाती हैं। अगर सिविल हॉस्पिटल में हम अभी भी चले जाएँ तो वहाँ पर पेशेंट्स यही कहेंगे कि यहाँ पर एक सिरिंज भी जो है वो हम बाज़ार से लेके आ रहे हैं वार्ड्स की हद तक। और एमरजेंसी में भी अक्सर ये सिचुएशन हमने ख़ुद देखी है। इवन के गायनी के अंदर भी जो है रात के औकात में अक्सर ये शिकायत भी सामने आती है कि लोग जो है वो ग्लव्स लेने भी सामने हॉस्पिटल के जो दर्जन भर मेडिकल मौजूद हैं वहाँ से ग्लव्स ख़रीद रहे हैं। अच्छा। और ये जो दवाइयों का इंकशाफ हुआ है, 2 करोड़ 28 लाख की जो अदवायात गायब हुई हैं, ये सिविल हॉस्पिटल के मेन स्टोर से गायब हुई हैं, जहाँ पे ये दवाइयाँ ख़रीदी गई थी। अदवायात हॉस्पिटल के स्टोर में मौजूद थी, लेकिन जब ये ऑडिट सामने आया तो इन अदवायात का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किसको दी गई हैं और ये कहाँ पर अदवायात गई हैं। तो इसको जो है अदवायात अचानक से तो मतलब इतनी बड़ी जो है उसमें तादाद में तो गायब नहीं ना हो सकती हैं अद्वियात। ये कितने अरसे से ये मामला चल रहा था कि ये लाखों करोड़ों नहीं अरबों तक ये जो है खुर्द-बुर्द पहुंच गई है?
देखिए ऐसा है कि 2,28,00,000 की अदवाइयात हैं। अब 2,28,00,000 ये 5 बरसों में, जो कि रिकॉर्ड पर चीज़ें सामने हैं। इसके अलावा जो है वो किस तरह से टेक्निकल तरीके से अदवाइयात इधर उधर की गई होंगी या किस तरह से उनका चेक एंड बैलेंस होगा, इसका तो रिकॉर्ड नहीं है। ये तो सिर्फ ऑडिट में 5 साल के दौरान की बात सामने आई है, जो कि हैरान कुन है कि हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के अंदर 2,28,00,000 की अदवाइयात हैं। तो पूरे सूबे के अंदर जो है वो क्या मामलात होंगे अदवाइयात के हवाले से। हालांकि जो कोयटा के अलावा दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला हैं, वहाँ पर तो सेहत का निज़ाम बहुत ही अबतर हालत में मौजूद है। अच्छा गज़नफ़र, ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि गायब हो गई अद्वियात, तो अद्वियात की ख़रीदारी में भी बेकायदगियाँ हुई हैं क्या? जी बिल्कुल, ख़रीदारी के हवाले से भी इसी तरह से जो दवाइयात ख़रीदी गई हैं, इसमें जो ऑडिट रिपोर्ट में इसकी रकम बताई गई है वो ये बताया गया है कि 1,85,00,000 रुपए की जो है वो अदवाइयात की ख़रीदारी में बेकायदगियाँ सामने आई हैं कि ये अदवाइयात 1,85,00,000 की जो ख़रीदी गई हैं उनमें ये कहाँ पे किसको टेंडर किया गया या किससे ख़रीदा गया है और कौन सी अदवाइयात ख़रीदी गई हैं, कौन सी दवाई की कीमत कितनी थी और कितनी बताई गई है। इस हवाले से 1,85,00,000 रुपए की बेकायदगियाँ जो है उनकी निशानदही की गई है इस रिपोर्ट में। ये तो हो गई अद्वियात। गज़नफ़र, ये बताएं कि दिल के मर्ज़ के लिए स्टंट की मशकूक खरीदारी और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बेकायदगियाँ भी हुई हैं, इसके बारे में भी बताएं कि इसमें कितनी मालियत का नुकसान हुआ है। देखिए, एक तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत से ज़्यादा खपत में जो है वो सिलेंडर्स को रीफ़िल किया गया है या सिलेंडर्स रखे गए हैं या वो ख़रीदे गए हैं, इसकी निशानदही जो की गई है उसमें बताया गया कि 6 करोड़ रुपए का जो है कौमी ख़जाने को नुकसान इस चीज़ से पहुंचा है। जबकि इसी तरह जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो प्लांट है उसमें टेंडर जब किया गया है तो उसमें भी 1.5 करोड़ रुपये की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। टेंडर के दौरान जिसको ठेका दिया गया है या टेंडर ओपन किया गया है उसकी फ़ीस की मद में इस तरह से जो है मुख्तलिफ हरबों से तरीक़ों से जो है ये 1.5 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। जबकि सिलेंडर की खपत में 6 करोड़ रुपए की आई। जहाँ तक दिल के मर्ज़ के स्टंट की बात है तो 3,17,00,000 रुपए के ये स्टंट ख़रीदे गए हैं और जो सिविल हॉस्पिटल के जो पेशेंट आते हैं, दिल के मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल में, उन्हें ये स्टंट मिले हैं या नहीं मिले, या ये फिर स्टंट जो है 3,17,00,000 रुपए के लिए भी गए हैं या नहीं लिए गए, इसको भी मशकूक ज़ाहिर किया गया है। अगर ओवरऑल हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, गायनी है, डेंटल है, दिल के मर्ज़ के वार्ड हैं, जर्नल वार्ड्स हैं, आर्थोपैडिक है और बेशुमार यहाँ पे वार्ड्स हैं। हर तरह का यहाँ पर डिपार्टमेंट मौजूद है, बड़ा हॉस्पिटल है। इस तरह हॉस्पिटल में जो अच्छा, जब इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो क्या रिकवरी के हवाले से क्या लाया अमल इख्तियार किया जाता है? फिर देखिए, रिकवरी के हवाले से तो ये है कि एक तो बलूचिस्तान में जो है बहुत कम ही ऐसा होता है कि करप्शन के हवाले से बात की जाती हो, क्योंकि यहाँ पर हालात ऐसे रहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है चाहे सियासी तौर पे हो, सिक्योरिटी के तौर पे, इंतज़ामी तौर पर ज़्यादा सीरियस लिया जाता है यहाँ पे सिक्योरिटी के मामलात को। तो इन सिक्योरिटी के ऊपर जब अहम इदारों का फोकस होता है तो दूसरी तरफ जो एक करप्शन के मामलात हैं वो दब जाते हैं और ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है इन हालात में, ख़ासकर जब ये अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया का फोकस भी इन मामलात से हट जाता है और जो अहम इदारे हैं उनका फोकस भी जो है वो अमन व अमान की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये करप्शन के जो वाक़यात हैं ये फिर इस तरह से सामने आते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर पैसा तो बहुत आता है और पैसा रिलीज़ भी किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर वो पैसा कहाँ जा रहा है उसके कोई समरात जो है वो आवाम को नज़र नहीं आते। अभी भी जो ये रिकवरी की आपने बात की है, इस पे रिकवरी के हवाले से तो कोई कहा नहीं जा सकता कौन रिकवरी करेगा, लेकिन ये है कि इसमें जो नीचे लेवल के लोग होंगे, क्लर्क होगा या परेशानी की बात ही गज़नफ़र ये है क्योंकि सेहत का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है हॉस्पिटल का जहां पर करप्शन ना सामने आई हो। तो जब इतने सारे करप्शन के मामलात होंगे तो शो कॉज आखिर किसको जारी किया जाएगा? फिर बिल्कुल इसी तरह से है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएस को मुअत्तल कर दिया जाता है, इंक्वायरी बिठा दी जाती है, लेकिन रिकवरी क्या होती है इस हवाले से कोई भी किसी डिपार्टमेंट से भी ये चीज़ सामने नहीं आती कि पैसे कितने वापस लिए गए हैं, मुअत्तल कर दिया, पेंशन बंद कर दी, सैलरी बंद कर दी, लेकिन जो पैसा आवाम का ज़ाया हुआ है उसकी मद में कितने पैसे वापस आए, इस हवाले से बहुत कम ही केसेस में जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। क्या सारी जिम्मेदारी एमएस पर आयद होती है और उसे मुअत्तल करके तो काम ख़त्म हो जाएगा?
देखें, जो बुनियादी तौर पर मेरी जो ज़ाती राय है, जो मुझे लगता है कि इस तरह है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सेक्रेटरीज़ आते हैं वो 6 से 7 महीने 1 साल से ज़्यादा ठहरते नहीं हैं, और ये एक पूरी लॉबी है, एक माफिया है सेहत के अंदर जो ये तमाम मामलात को चला रहा है और वो देख रहा है, वही सेटअप का हिस्सा है। वो उन्हीं की मर्ज़ी से लोग आते हैं, उन्हीं की मर्ज़ी से जाते हैं। जब तक इस लॉबी को नहीं तोड़ा जाता या इन लोगों पर हाथ नहीं डाला जाता, तब तक जितना मर्ज़ी पैसा जो है वो महकमा सेहत में लगा दिया जाए तो उसके कोई भी सम्राट जो है वो आवाम तक नहीं पहुँचेंगे। बिल्कुल गजनफर, ऐसे ही है क्या? इससे पहले किसी MS को मुअत्तल किया गया? जी बिल्कुल, इससे पहले एक सिविल हॉस्पिटल के MS थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उनके ऊपर भी नैब की इंक्वायरी हुई थी। 2018 या 17 की गालिबन बात है। उस टाइम पर भी उनके ऊपर केसेस चल रहे थे। अब तो वो रिटायर हो गए। उस केस का फॉलोअप हमने नहीं लिया, मैंने नहीं देखा, लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि रिकवरी के हवाले से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि उसमें कहा गया हो कि इनसे ये हमने अमाउंट रिकवर कर लिया है या जो पैसा ज़ाया हुआ है जिस मद में उनके ऊपर इंक्वायरी हुई है उसका कोई अजाला हुआ हो। तो इस हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई। अब वो केस का क्या प्रोग्रेस है, ये अब कहाँ तक पहुँचा, इस बिल्कुल बड़े अफसोस की बात है कि अरबों की बेकायदगियां वो सेहत के शोबे में, तो खुदारा सेहत जैसे शोबे में करप्शन ना करें ताकि हमारी आवाम कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सके। नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सब मेहमानों का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।